Hello friends, welcome back to our class. So how are you all? I hope you all are doing good. So as we all know, for your UP टेट and C टेट एग्जामिनेशन हम साइंस के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे. ऑलरेडी 14 क्लासेस हम देख चुके हैं. आज की 15 क्लास है जिसमें हम साइंस पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर डिस्कस करने वाले हैं. तो ये जो सेशन है ये हम इन डिटेल डिस्कशन करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स सी. जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ऐसी है जो बेस्ट डिस्क्राइब करती है साइंस के नेचर को. तो पहला है कि जो साइंस है आर टोटली ऑब्जेक्टिव होती है इन देयर वर्क. ठीक है, तो जो बताना है कि कौन सा बेस्ट है. ठीक है. दूसरा है कि जो साइंटिफिक मेथड होते हैं इज द ओनली गाइड, कि सिर्फ साइंटिफिक मेथड ही जो है दैट इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च. थर्ड है आपका कि जो साइंस है ये सिस्टम ऑफ बिलीव है, यानी कि जो विज्ञान है वो विश्वासों की क्या है, एक प्रणाली है. या फिर जो साइंस है सोशल इन नेचर, की जो विज्ञान है वो क्या है, सामाजिक नेचर का है. तो इसमें जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है साइंस के नेचर को वो है आपका, क्योंकि जो पहला है कि जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने काम में, यानी कि जो वैज्ञानिक है वो अपने कार्य में क्या होते हैं, टोटली ऑब्जेक्टिव होते हैं. तो टोटली ऑब्जेक्टिव ये तो कुछ समझ नहीं आया. साइंटिफिक मेथड जो है दैट इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, तो ये तो बेस्ट डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं. जो बेस्ट डिस्क्राइब कर रहा है वो है साइंस इज अ सोशल इन नेचर. तो इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन पर हम जरूर जाएंगे. साइंस जो है बेसिकली ये आपको कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिसमें साइंस पेडागोजी आती है सब में आपको हेल्प करेंगे. तो जो विज्ञान है वो हमेशा क्या करता है, जो भी नई खोजें हैं यानी कि जो भी नई डिस्कवरी है उनके साथ क्या होता है, बदलता है और विकसित होता है, यानी कि चेंज होता है और साथ ही साथ बदलता है. भाई जैसे ही नई डिस्कवरी आई तो वैसे ही चीजें बदल जाती हैं. आफ्टर दैट साइंस हमें समझने में हेल्प करता है नए एक्सपीरियंस को, फैक्ट्स को, किसके बारे में, वर्ल्ड के बारे में. उसके बाद जो साइंस है वो नॉलेज का क्या है, एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है. तो साइंस इज एन ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ नॉलेज. आफ्टर दैट साइंस जो है वो क्यूरियोसिटी से स्टार्ट होता है और जब हम क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं तो हमारा इंटरेस्ट भी और ज्यादा बढ़ता है. साइंस में लॉजिकल थिंकिंग यूज की जाती है, रीजनिंग यूज की जाती है. आफ्टर दैट एक्सपेरिमेंट जो है ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है साइंस का. साइंस जो है वो इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बेस्ड होती है. साइंस जो है एविडेंस और फैक्ट के थ्रू आंसर फाइंड करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं. आफ्टर दैट जो साइंस है उसे क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, और उसे यूज किया जाता है. साइंटिस्ट जो है वो भी क्या है, ह्यूमन है. तो दे में समटाइम्स हैव पर्सनल और कल्चरल बायस, यानी कि उनके कुछ पर्सनल और कल्चरल बायस भी हो सकते हैं, बायसनेस हो सकती है. ठीक है, तो वैज्ञानिक भी क्या होते हैं, इंसान होते हैं, इसलिए उनमें पर्सनल या फिर सांस्कृतिक पक्षपात हो सकता है. आफ्टर दैट साइंस जो है वो हमेशा आर नॉट ऑलवेज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क. जैसा पहले ही जो आपका ऑप्शन था कि जो साइंस है वैज्ञानिक हमेशा पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होते हैं. तो जो पहला स्टेटमेंट था इसमें ये आपका सही नहीं था. ठीक है. आफ्टर दैट ये था इसमें साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव, तो टोटली ऑब्जेक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन क्या था आपका, गलत था. क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो साइंस है आर नॉट ऑलवेज कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क. आफ्टर दैट जो साइंटिस्ट है वो रिसर्च मेथड के लिए अलग अलग मेथड्स क्या करते हैं, यूज करते हैं. तो एग्जाम्पल ऑफ रिसर्च मेथड जैसे कि एक्शन रिसर्च हो गया, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च हो गया, या फिर सर्वे रिसर्च. तो ये सब क्या है, अलग अलग रिसर्च मेथड है. साइंस जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, वो फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है, एविडेंस के ऊपर बेस्ड होता है, लेकिन बिलीव, विश्वास के ऊपर बेस्ड नहीं होता है. ठीक है, तो साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीव, तो ये विश्वास की एक प्रणाली नहीं है. बेसिकली हम इसमें किसकी बात करते हैं, तो इसमें हम फैक्ट्स और एविडेंस पर बात करते हैं. उसके बाद साइंस जो है
वो नेचर में कैसा है, सोशल है, क्योंकि ये लोगों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है और सोसाइटी को एक दूसरे के साथ जोड़ता है। तो जो साइंटिफिक थ्योरी है वो चेंज होती रहती है, जैसे ही कोई नया एविडेंस आता है या कोई न्यू थ्योरी आती है तो वैसे ही साइंटिफिक जो थ्योरी है वो चेंज होती है। इवन वेल एस्टेब्लिश्ड थ्योरी भी मॉडिफाई होती है और रिजेक्ट हो सकती है। तो जो साइंस है वो फ्लेक्सिबल है और कंटिन्यूअस डेवलप करता रहता है। ठीक है, जो साइंस है वो फ्लेक्सिबल है, उसमें चेंजेस भी पॉसिबल है और वो कंटिन्यूअस लगातार जो है वो डेवलप होता रहता है। तो साइंस का जो नेचर है वो सोशल इन नेचर है और यही बेस्ट डिस्क्राइब करता है साइंस के नेचर को। तो आई होप आपको ये सारे ऑप्शन और ये पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। कॉग्निटिव वैलिडिटी, क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मींस, कि जो कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है साइंस करिकुलम में उसका मतलब क्या है। ठीक है, विज्ञान पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है तो डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट, की कंटेंट को क्या कर दे, डाइल्यूट कर दे। बेसिकली इंक्लूजन ऑफ अप्रोप्रिएट फन एलिमेंट ऑफ साइंस, यानी कि विज्ञान के उपयुक्त रोचक तत्वों का समावेश, या फिर इंक्लूजन ऑफ कि कैसे हम हाउ कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, यानी कि समय के साथ जो भी विज्ञान की अवधारणाएं हैं वो कैसे विकसित होती हैं, उन सब का इंक्लूजन या फिर समावेश। लास्ट आता है एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट, कि कंटेंट का एडेप्टेशन किसके अकॉर्डिंग, एज पर कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। तो जो कॉग्निटिव वैलिडिटी होती है इन साइंस करिकुलम, जिसका मतलब क्या होता है कि एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर। तो जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। तो इसे भी समझते हैं। सबसे पहले जो एक अच्छी साइंस एजुकेशन है वो बच्चों के लिए भी क्या होती है, ट्रू होती है। ये बात ध्यान रखना, ट्रू टू द चाइल्ड, यानी कि बच्चे के लिए भी ट्रू होती है, लाइफ के लिए भी, जीवन के लिए भी और विज्ञान के लिए भी। यानी कि जो अच्छी विज्ञान शिक्षा है वो बेसिकली बच्चे के लिए भी, जीवन के लिए भी और विज्ञान के लिए भी, तीनों के अनुरूप होनी चाहिए। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट। आफ्टर दैट जो साइंस करिकुलम है वो बच्चे के एज के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं है बच्चा है 5th में, पढ़ा हम उसे रहे हैं 8th का, तो वो उनकी एज के अकॉर्डिंग मैच होना चाहिए। जो भी बच्चे का अंडरस्टैंडिंग लेवल है उससे मैच होना चाहिए। ठीक है, आफ्टर दैट कॉग्निटिव वैलिडिटी का मतलब ये होता है कि कंटेंट एंड टीचिंग मेथड जो है वो इजी हो और जो बच्चे का मेंटल लेवल है उसके लिए सुटेबल होना चाहिए। तो आप डेफिनेशन देख सकते हैं कि जो संज्ञानात्मक वैधता का जो अर्थ है, विषय वस्तु या फिर जो भी टीचिंग मेथड है वो बच्चे के मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक स्तर के अनुसार कैसे होने चाहिए, सरल और उपयुक्त होने चाहिए, इजी और सुटेबल होने चाहिए। आफ्टर दैट अपर प्राइमरी लेवल पर जो कॉन्सेप्ट है वो किसकी तरह होने चाहिए, शेडो फॉर्मेशन, ये सुटेबल एग्जाम्पल है कॉग्निटिव वैलिडिटी का। तो कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है, जिसमें करिकुलम जो है वो सही तरीके से और एक मीनिंगफुल तरीके से साइंटिफिक नॉलेज दी जाए। बेसिकली कि जो कंटेंट वैलिडिटी का जो अर्थ है कि जो भी पाठ्यक्रम सही और अर्थपूर्ण वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान करे। आफ्टर दैट साइंटिफिक कंटेंट शुड नॉट बी ओवर सिंप्लीफाइड इन अ रॉन्ग और मीनिंगलेस वे। मतलब यानी कि जो साइंटिफिक कंटेंट को इतना सरल नहीं बनाना चाहिए कि उसका जो अर्थ है यानी कि उसका जो सही अर्थ है वो ही बदल जाए। आफ्टर दैट प्रोसेस वैलिडिटी का मतलब होता है कि जो स्टूडेंट है उन्हें साइंटिफिक मेथड और प्रोसेस को क्या करे, लर्न करे या फिर सीखे, जिसका हिंदी में मतलब होता है कि जो प्रोसेस वैधता का जो अर्थ है कि विद्यार्थी वैज्ञानिक विधियों यानी कि जो साइंटिफिक मेथड है और प्रोसेस है उन सबको सीखे। ठीक है, तो ये था कंटेंट वैलिडिटी एंड प्रोसेस वैलिडिटी। तो ये क्या करता है, ये क्यूरियोसिटी जिज्ञासा क्रिएट करता है, क्रिएटिविटी क्रिएट करता है और द विज्ञान सीखने की आदत विकसित करता है। यानी कि ये जिज्ञासा, रचनात्मकता और विज्ञान सीखने की आदत विकसित करती है। तो प्रोसेस वैलिडिटी बच्चों को हेल्प करती है कि विज्ञान सीखना
कैसे सीखें, कि विज्ञान को लर्न करना, हम साइंस को लर्न करना कैसे सीखें, तो इसमें मदद करती है। कौन करता है? प्रोसेस वैलिडिटी जो है ये हेल्प करती है। एनवायरमेंटल जो वैलिडिटी होती है बेसिकली ये किस लिए होती है कि जो साइंस है उससे चाइल्ड मतलब बेसिकली सराउंडिंग से, रियल लाइफ से कनेक्ट करके चीजों को बताया जाए। जो भी एनवायरमेंटल वैलिडिटी है उसका मतलब क्या होता है कि विज्ञान को बच्चे के वातावरण यानी कि एनवायरमेंट और जो वास्तविक जीवन से क्या है उसकी रियल लाइफ से जोड़ा जाए। आफ्टर दैट स्टूडेंट को समझे कि जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है और सोसाइटी है, इन सब के बीच में उसे रिलेशन समझ आना चाहिए। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल वैलिडिटी जो है वो स्टूडेंट को प्रिपेयर करती है फॉर द फ्यूचर वर्क एंड लाइफ, यानी कि जो भी एनवायरमेंटल वैलिडिटी है वो स्टूडेंट को भविष्य के कार्य और जीवन के लिए आवश्यक कौशल जो है प्रदान करती है। ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है कि अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, कि एनसीएफ 2005 के अकॉर्डिंग अपर प्राइमरी स्टेज जो है साइंस करिकुलम की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेड, कि इनमें से कौन सा रिकमेंडेड है। लेट्स सी, पहला है कि जो कॉन्सेप्ट है शुड बी लिंक टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, यानी कि जो भी अवधारणाएं हैं को दैनिक अनुभव से जोड़ना चाहिए। तो बात तो सही है कि उन्हें रियल लाइफ से कनेक्ट करना चाहिए, तो ये तो स्टेटमेंट है सही। कॉन्सेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, यानी कि जो भी कॉन्सेप्ट है वो कैसे आने चाहिए, वो हमें एट फ्रॉम एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट, एक्टिविटी और एक्सपेरिमेंट तो अच्छी चीज है, यानी कि अवधारणाएं गतिविधियों प्रयोगों से प्राप्त की जानी चाहिए, तो ये भी सही है। तीसरा है कि जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाना चाहिए वो एक डिसिप्लिनरी अप्रोच में पढ़ाना चाहिए, तो ये तो एनसीएफ नहीं कहता। बाकी लास्ट देखते हैं, अलोंग विद कॉन्सेप्ट, की कॉन्सेप्ट के साथ साथ लॉज और थ्योरीज को भी इंट्रोड्यूस कराना चाहिए, यानी कि अवधारणाओं के साथ साथ नियम और सिद्धांत भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए। हाँ, ये भी एनसीएफ कहता है, तो इसमें जो ए बी डी क्या हो जाएगा सही आंसर। तो जो सी है, जहां सी है वो तो गलत है ही, तो ए बी डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि फ्रॉम द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू अबाउट साइंस, कि इनमें से बताना है, स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो साइंस के रिगार्डिंग सही है। तो पहला है, व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम लॉ, कि जब किसी सिद्धांत को बहुत अधिक वैज्ञानिक प्रमाण मिल जाते हैं तो वो क्या लॉ बन जाता है, क्या वो नियम बन जाता है। दूसरा है, इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सोसाइटी प्रॉब्लम, कि जो समय के साथ विज्ञान समाज की जो है अधिकांश समस्याओं को समाधान करने में सक्षम होगा। ठीक है, तीसरा है, साइंटिस्ट रिले हैविली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर वर्क, की जो वैज्ञानिक अपने कार्य को करने के लिए कल्पना यानी कि इमेजिनेशन पर निर्भर होते हैं, तो ये तो सही है ही नहीं। ऑल साइंटिफिक आइडियाज, की जितने भी साइंटिफिक आइडियाज हैं वो जो डिस्कवर होते हैं और वो टेस्टेड होते हैं बाय कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। अभी तक चारों ऑप्शन में मुझे डी ऑप्शन जो है वो थोड़ा बेटर लगा। लेट्स सी, इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं फिर इसके आंसर को देखते हैं। तो जो साइंस है सबसे पहले ये लैटिन वर्ड से आया है जिसका मतलब होता है सेंटिया। सेंटिया का मतलब होता है किसी चीज को जानना या फिर ज्ञान, यानी कि नोइंग और नॉलेज। आफ्टर दैट बिफोर द 18th सेंचुरी, की 18th सेंचुरी से पहले साइंस को क्या कहा जाता था, एक नेचुरल फिलोसफी यानी कि प्राकृतिक दर्शन कहा जाता था। साइंस जो है जिसमें हम नेचर और नेचुरल इवेंट्स के बारे में स्टडी करते हैं। साइंस जो है वो किस किस के ऊपर बेस्ड होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि वो ऑब्जर्वेशन के ऊपर बेस्ड होता है, रीजनिंग के ऊपर बेस्ड होता है और एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होता है। आफ्टर दैट टीचर जो है ये बच्चों को हेल्प करता है समझने में कि साइंस का ट्रू नेचर क्या है। एक वो थे एमसी कोमास 1998 में, इन्होंने डिस्कस किया था बहुत सारे इनकरेक्ट आइडियाज और मिथ जो साइंस के बारे में है। आफ्टर दैट वो जो इनकरेक्ट आइडियाज हैं वो लर्नर के अंदर क्या कर रहे थे, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे थे साइंस को लेकर,
तो अंडरस्टैंडिंग द रियल नेचर ऑफ साइंस, की अगर हमें साइंस के रियल नेचर को समझना है तो बच्चों को भी साइंटिफिकली चीजों को सोचना होगा, कि अगर हमें साइंस के नेचर को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो स्टूडेंट को भी लॉजिकली थिंकिंग, एक्सपेरिमेंटली चीजों को सोचना होगा। आफ्टर दैट बहुत सारे पीपल्स के पास रॉन्ग आइडियाज और मिथ्स होते हैं साइंस के नेचर को लेकर। तो एक मिथ ये है कि जो हाइपोथेसिस है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से आते हैं, वो थ्योरी से आते हैं, और थ्योरी क्या बन जाते हैं, लॉज बन जाते हैं। यानी कि गलत धारणा ये भी है कि जो हाइपोथेसिस जो है वो थ्योरी बनती है, और जो थ्योरीज हैं बेसिकली वो क्या बन जाते हैं, लॉ बन जाते हैं। और इसमें आपको यही था जो पहला ऑप्शन था कि व्हेन अ थ्योरी हैज बीन सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ साइंटिफिक एविडेंस इट बिकम लॉ, तो ये हो गया आपका गलत। ठीक है, आफ्टर दैट साइंटिफिक लॉज जो हैं वो उतना एब्सोल्यूट नहीं है, वो ये आपको पहले भी बताया था कि वो एविडेंसेस के साथ जो है वो चेंजेस हो सकते हैं। हाइपोथेसिस एक नॉट जस्ट अ सिंपल गेस, तो ये क्या है, ये किसके ऊपर बेस्ड होता है, ये नॉलेज और एक्सपेरिमेंटेशन या फिर कह सकते हैं कि ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। तो कोई ऐसा सिंगल यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड नहीं है। साइंस जो है डज डू नॉट ऑलवेज प्रोवाइड एब्सोल्यूट प्रूफ और सर्टेन नॉलेज। साइंस हमेशा एब्सोल्यूट प्रूफ जो है, विज्ञान हमेशा पूर्ण प्रमाण या निश्चित ज्ञान नहीं देता है। तो इसमें एक और ऑप्शन था कि जैसे साइंटिफिक, एक सेकेंड, इन टाइम साइंस विल बी एबल टू सॉल्व मोस्ट ऑफ द सोसाइटी प्रॉब्लम, ये भी नहीं है। ठीक है, आफ्टर दैट ये हो गया था आपका ओके। तो साइंस जो है इज नॉट ओनली प्रोसीड्यूरल, इसे एक क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो साइंस जो है वो हर एक क्वेश्चन का आंसर नहीं है वर्ल्ड में। ठीक है, जो साइंस है वो एक हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी नहीं है। तो बेसिकली साइंटिस्ट आर नॉट कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव। साइंटिस्ट जो है वो कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो ह्यूमन बींग्स है। वैज्ञानिक पूरी तरह से निष्पक्ष नहीं होते हैं, वो भी क्या है, इंसान है। एक्सपेरिमेंट इंपॉर्टेंट है, बट जो साइंटिफिक नॉलेज है वो हमें ऑब्जर्वेशन और रीजनिंग से आती है। साइंटिफिक आइडियाज जो हैं वो चेक होते हैं, रिव्यू होते हैं, किसके लिए, एक्यूरेसी के लिए। और नए साइंटिफिक आइडियाज को एक्सेप्टेंस देना वो हमेशा, मतलब जल्दबाजी में हमें वो नहीं करना चाहिए, तुरंत नहीं किया जाता है। साइंस और टेक्नोलॉजी ये एक दूसरे से रिलेटेड है लेकिन सेम नहीं है। साइंस इज नॉट अ सॉलिटरी एक्टिविटी, यानी कि ये अकेले किए जाने वाला काम नहीं है, ये एक साथ मिलकर काम, जो बेसिकली वैज्ञानिक जो हैं क्या करते हैं, एक साथ मिलकर काम करते हैं। आफ्टर दैट साइंटिस्ट इमेजिनेशन का यूज करते हैं और हाइपोथेसिस फॉर्म करते हैं, और वहीं से नए आइडियाज डेवलप होते हैं। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका, साइंस का। तो इसमें जो सही आंसर है आपका वो यही है कि जितने भी साइंटिफिक आइडियाज हैं वो क्या होते हैं, डिस्कवर होते हैं, टेस्टेड होते हैं बाय कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। क्लियर है, तो फोर्थ का क्या हो जाएगा आपका, दैट विल बी डी, यानी कि जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। एक सेकेंड, अपने कार्य को करने के लिए कल्पना और बहुत अधिक वैज्ञानिक अपने कार्य को, सी ऑप्शन है कि साइंटिस्ट रिले हेवनली ऑन इमेजिनेशन टू कैरी आउट देयर नेट। ठीक है, तो जितने भी साइंटिफिक आइडियाज हैं वो डिस्कवर्ड होते हैं, टेस्टेड होते हैं बाय कंट्रोल एक्सपेरिमेंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन है कि इशू वाज गिवन एन इंडिविजुअल टास्क, कि इशू को एक इंडिविजुअल टास्क दिया जाता है ऑफ कलेक्टिंग वेदर रिपोर्ट फॉर अ वीक। उसे वेदर रिपोर्ट, हफ्ते की वेदर रिपोर्ट को कलेक्ट करना है, तो आइडेंटिफाई करना है कि इशू जो है वो कहाँ अपने असेसमेंट में, कौन सा असेसमेंट इंडिकेटर ऐसा है कि जो कि गलत है। तो पहला है शी कॉन्क्लूड दैट डिक्रीज ह्यूमिडिटी एंड इंक्रीज द लिवलीहुड ऑफ रेनफॉल। पहला है कि उसने निष्कर्ष निकाला कि जो ह्यूमिडिटी है, मतलब जो ह्यूमिडिटी में कमी वर्षा की संभावना बढ़ाती है, यानी कि जो डिक्रीज हो रही है ह्यूमिडिटी वो रेनफॉल की संभावना है, जो परसेंटेज है वो बढ़ाती है। दूसरा है उसने समझा द रेंज ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर वेरी एवरी डे, वह समझती है कि जो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का जो अंतर है वो प्रतिदिन बदलता है। तो ये स्टेटमेंट तो सही है।
रॉन्ग बताना है, ठीक है। शी टेबुलेट डेटा फ्रॉम अ वेबसाइट एवरी डे, वो क्या करती है, वेबसाइट से डेली डेटा को टेबुलेट करती है। शी अराइव एट कंक्लूजन, वो एक कंक्लूजन पर आती है कि जो रेन है वो अपकमिंग कमिंग वीक्स में आ भी सकती है और नहीं भी। तो आइए इसे भी समझते हैं। तो असेसमेंट जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। असेसमेंट हेल्प करता है स्टूडेंट लर्निंग में और टीचिंग मेथड में। असेसमेंट फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी। तो असेसमेंट में क्या करते हैं, डेटा को यूज करते हैं, कलेक्ट करते हैं लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो इस एक्टिविटी में जो स्टूडेंट है उसने वेदर रिपोर्ट कलेक्ट करी है किसकी, 1 वीक की। तो वो ऑब्जर्व करती है कि जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर है वो चेंज होता है एवरीडे, वो स्टेटमेंट सही थी। दूसरी थी कि शी ऑल्सो कलेक्टेड एंड टैबुलेटेड वेदर डेटा, कि वो वेदर डेटा को कलेक्ट करती है, उसे टैबुलेट करती है, कहाँ से, वेबसाइट से। रेन इंक्रीज रिलेटिव ह्यूमिडिटी बिकॉज ऑफ इवेपोरेशन, यानी कि जितनी लंबी बारिश होती है, जितनी देर वर्षा होती है, तो ह्यूमिडिटी जो है हवा में इंक्रीज होती है। जितनी लंबी बारिश होगी तो जो ह्यूमिडिटी है वो हवा में बढ़ती है। तो डिक्रीज ह्यूमिडिटी, यानी कि अगर ह्यूमिडिटी कम हो रही है, इट मींस इंक्रीज द लाइक्लीहुड, यानी कि लवलीहुड, एक सेकेंड, ओके, हाँ। तो लाइक्लीहुड बेसिकली क्या हो रहा है, रेनफॉल जो है, यानी कि इसलिए जो कंफ्यूजन दिया था जो पहला वो था कि डिक्रीज ह्यूमिडिटी, तो जो बेसिकली वर्षा होने की जो संभावना है वो बढ़ रही है। लेकिन हायर ह्यूमिडिटी, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उसमें जो रेनफॉल होने के जो चांसेस हैं, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेनफॉल होने के चांसेस भी ज्यादा हैं। तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो स्टूडेंट है वो प्रिडिक्ट कर रहा है, गेस कर रहा है कि वेदर इट विल रेन टुडे, हो भी सकती है और नहीं भी। तो ध्यान रखिएगा, हायर ह्यूमिडिटी तो रेनफॉल के चांसेस भी ज्यादा होंगे। अब यहाँ पर ह्यूमिडिटी कम है तो क्या रेनफॉल के चांस ज्यादा होंगे, अगर ह्यूमिडिटी यहाँ ज्यादा होगी तो रेनफॉल के चांसेस भी ज्यादा होंगे। और यही स्टेटमेंट क्या थी, गलत थी। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ यूजफुल स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्चुअल गैप इन लर्नर, कि इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी ऐसी है, ठीक है, कि निम्नलिखित में से कौन सी स्ट्रेटेजी टीचर्स को, यानी कि शिक्षार्थियों, बेसिकली लर्नर की अवधारणात्मक कमियों को समझने में उपयोगी है। पहला है यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप, दूसरा है उन्हें होमवर्क देना है रेगुलरली। अगर हम उन्हें रेगुलरली होमवर्क नहीं, इससे कुछ नहीं होगा, एक क्यूज सेशन ऑर्गेनाइज कर देंगे, नहीं, प्रैक्टिकल स्किल्स को ऑब्जर्व करेंगे, नहीं, हमें कॉन्सेप्ट मैप्स को यूज करना होगा। तो यही क्या होगा इसका सही आंसर, कि यूजिंग कॉन्सेप्ट मैप जो है एक यूजफुल स्ट्रेटेजी है ये समझने के लिए कि कॉन्सेप्चुअल गैप लर्नर्स में कहाँ है, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल गैप इन लर्नर। आफ्टर दैट नेक्स्ट है टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस, कि अधिक लड़कियों को विज्ञान अपनाने के लिए क्या करना, प्रोत्साहित करना। यू मे अडॉप्ट ऑल द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, कि आपको सारी स्ट्रेटेजी अपनानी है किसी एक को छोड़कर। तो पहला है इनवाइट वुमेन साइंटिस्ट टू विजिट योर क्लासरूम, कि महिला वैज्ञानिक को कक्षा में आमंत्रित करना, तो ये हम कर सकते हैं। दूसरा है स्टूडेंट को एंगेज करना, यानी कि विज्ञान से जुड़े जो भी मिथ्स हैं, जो भी स्टीरियोटाइप्स हैं, कि जांच में छात्रों को शामिल करना, ये भी सही है। यूज जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज एंड एनकरेज योर स्टूडेंट टू डू सो, कि लैंगिक संवेदनशील भाषा का उपयोग करना और छात्रों को भी प्रोत्साहित करना। आफ्टर दैट बी माइंडफुल दैट गर्ल्स ऑलवेज डोमिनेट डिस्कशन इन साइंस क्लासरूम, यह ध्यान रखना कि विज्ञान कक्षा में लड़कियां हमेशा चर्चा में हावी रहती हैं। तो ये हम नहीं करेंगे, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट, यानी कि टू एनकरेज मोर गर्ल्स टू टेक अप साइंस, तो यू में अडॉप्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी, एक्सेप्ट तो हम डी वाला नहीं अपनाएंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है साइंस टीचर नीड टू आस्क मोर डाइवर्जेंट क्वेश्चन, की जो साइंस टीचर है उसे डाइवर्जेंट क्वेश्चन पूछने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो क्या करता है, इट स्टिमुलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग। बात सही है कि
क्रिटिकल थिंकिंग का डेवलपमेंट होता है, ये सही है। इट डायरेक्ट स्टूडेंट टू करेक्ट आंसर, कि ये छात्रों को सही उत्तरों की ओर निर्देशित करता है, नहीं। इट हेल्प डेवलप थिंकिंग स्ट्रेटेजीज, डेवलप करने में हेल्प करता है, ये सही है। इट हेल्प इन असेसिंग क्रिएटिव बिहेवियर इन अ लर्नर, यानी कि यह शिक्षार्थी के सृजनात्मक व्यवहार का मूल्यांकन करने में सहायता करता है। तो बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। तो इसमें जो सही है, पहला है कि इट स्टिमुलेट एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ये डायरेक्ट स्टूडेंट को सही उत्तरों की ओर निर्देशित करता है, तो ऐसा नहीं है। सी भी है वो सही है, तो यानी कि बी तो है ही नहीं, इसमें भी बी है, ये भी नहीं है। ए के साथ सी भी सही है, जो डी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हैं। यूजिंग डेमोन्स्ट्रेशन इन क्लासरूम, कि जब क्लासरूम में डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज करते हैं तो उसमें प्रीडोमिनेंटली यानी कि शिक्षार्थियों में किसका संलग्न करता है, तो बेसिकली विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। तो इसमें जो होता है वो होता है विजुअल एंड ऑडिटरी, तो जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर। लाइक सी, तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हम यूज करते हैं जहां पर स्टूडेंट जो है कैन नॉट इजिली कनेक्ट थ्योरी विद प्रैक्टिस, तो ये बच्चों को प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ थ्योरीज को समझने में हेल्प करता है। डेमोन्स्ट्रेशन एक टीचर सेंटर्ड मेथड होता है टीचिंग का। इस मेथड में टीचर जो है वो क्या करता है, शो करता है और एक्सप्लेन करता है एक्टिविटी को स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप वो प्लानिंग करते हैं, योजना बनाते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रिपरेशन, तैयारी करते हैं। सेकंड स्टेप में लेसन को इंट्रोड्यूस करते हैं। तीसरे स्टेप में सब्जेक्ट मैटर की जो प्रेजेंटेशन है इज अ प्रेजेंटेशन, यानी कि तीसरा जो चरण है वो विषय वस्तु की प्रस्तुति है। आफ्टर दैट फोर्थ स्टेप इज डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द एक्टिविटी, जो भी वो एक्टिविटी करा रहा है उसका डेमोन्स्ट्रेशन है। डेमोन्स्ट्रेशन के दौरान जो परफॉर्मेंस है वो कैसी होनी चाहिए, क्लियर और स्टूडेंट के लिए आइडियल होनी चाहिए। डेमोन्स्ट्रेशन टेबल और मटेरियल जो है वो नीट और क्लीन होने चाहिए। टीचिंग एड्स जो हम यूज करते हैं लर्निंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए, तो जो लास्ट स्टेप है हमें स्टूडेंट का इवोल्यूशन, उनकी अंडरस्टैंडिंग का इवोल्यूशन करना चाहिए, यानी कि अंतिम चरण विद्यार्थियों की समझ का क्या करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। आफ्टर दैट डेमोन्स्ट्रेशन में इन्वॉल्व होता है विजुअल एंड ऑडिटरी लर्निंग, स्टूडेंट लर्न करते हैं देख के और सुन के। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिविंग द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग, गिविंग द सीक्वेंस ऑफ प्लानिंग फॉर योर साइंस क्लासरूम यूजिंग इंक्वायरी अप्रोच इन टीचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। घनत्व की अवधारणा पढ़ाने में अन्वेषण विधि का उपयोग करते हुए अपनी विज्ञान कक्षा की योजना का क्रम बताइए, मतलब एक सीक्वेंस बताना। तो पहला है कि अलाउ स्टूडेंट, की स्टूडेंट को अलाउ करना टू डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट दैट फ्लोट एंड सिंक, कि छात्रों को तैरते और डूबने वाली वस्तुओं के संबंध में क्या करना, उसे डिटरमाइन करने देना। आफ्टर दैट अलाउ स्टूडेंट टू प्ले विद वाटर, की बच्चों को अलाउ करना कि वाटर के साथ वो खेलें इन अ टब, यानी कि जो पानी के टब है, छात्रों को विभिन्न वस्तुओं के साथ पानी के टब में गतिविधियां करने देना। आफ्टर दैट आस्क स्टूडेंट टू डिजाइन अ स्मॉल बोट, की बच्चों को से कहना कि वो एक स्मॉल बोट बनाए जो 1 kg ऑफ वेट को क्या कर सके, कैरी कर सके। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम स्टूडेंट को क्या करेंगे, अलाउ करेंगे टू वाटर इन अ टब विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट, उन सब के साथ खेलें, ठीक है। आफ्टर दैट फिर हम स्टूडेंट को अलाउ करेंगे कि वो रिलेशनशिप बताए बिटवीन ऑब्जेक्ट जो कि फ्लोट कर रहे हैं और सिंक कर रहे हैं, और उसके बाद उनसे कहें कि एक स्मॉल बोट डिजाइन करें कि जो 1 kg वेट जो है वो कैरी कर सके। तो ये सीक्वेंस रहेगा, BCA नहीं BAC, जो बी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इंक्वायरी अप्रोच जो है बेसिकली ये क्या करती है, बच्चों को एनकरेज करती है एक्सप्लोरेशन और क्वेश्चनिंग के थ्रू। बेसिकली जो भी इंक्वायरी अप्रोच है वो विद्यार्थियों को क्या करती है, एक्सप्लोरेशन और क्वेश्चनिंग के माध्यम से सीखने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है, यानी कि एनकरेज करती है। इसमें क्या होता है, एक सेकेंड, हाँ, इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉन्सेप्ट की डेंसिटी है, यानी कि घनत्व की अवधारणाएं सीखने के लिए विद्यार्थियों को अलग अलग वस्तु, यानी कि जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट है और पानी से भरा टब दिया जाता है। बच्चों को अलाउ किया जाता है कि वो उन ऑब्जेक्ट्स के साथ खेलें
जो कि वाटर में है, ताकि लर्निंग के प्रति उनका जो इंटरेस्ट है वो और ज्यादा बढ़े। स्टूडेंट एक्सप्लोर करे कि कौन सा ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कर रहा है और कौन सा सिंक कर रहा है, ठीक है, कि कौन सी वस्तु ऐसी हैं जो पानी में तैरती हैं, कौन सी ऐसी हैं जो डूबती हैं। और इस ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो स्टूडेंट है वो रिलेशन समझता है किस किस के बारे में, फ्लोटिंग और नॉन फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट के बारे में। तो टीचर स्टूडेंट से कहती है कि आपको एक बोट डिजाइन करनी है जो 1 kg वेट कैरी कर सके। और ये जो एक्टिविटी है ये बच्चों के अंदर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और आफ्टर दैट क्रिएटिविटी को बढ़ा रही है। इंक्वायरी अप्रोच जो है ये बच्चों को हेल्प करती है। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यानी कि करके सीखने पर खुद के अनुभव से सीखने पर ये क्या करती है, बच्चों को अप्रोच करती है, यानी कि जो अन्वेषण पद्धति विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष अनुभव के माध्यम से सीखने में मदद करती है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस है BAC। तो ये 10th क्वेश्चन जो हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन में डिस्कस किए हैं। तो ये आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।